हमारा एडल्ट का भी हो गया, तो जो ओल्ड एज में आते हैं लाइक 45 से लेके, मतलब 45 कोई ओल्ड एज नहीं होती, बट ये इश्यूज इतने कॉमन होने लग गए हैं। पैरालाइसिस स्ट्रोक बहुत कॉमन होने लगा है, और पैरालाइसिस स्ट्रोक प्लस ब्रेन स्ट्रोक दो साथ साथ हो रहे हैं। नहीं, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से बॉडी पैरालिसिस होती है। Okay. मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ पे। पैरालाइज के भी कुछ तो इश्यूज ऐसे सामने पहले आते होंगे, सिम्टम्स इनके एक्चुअल में क्या होते हैं जिससे देखो, मैं पहले व्यूअर्स को बता दूं कि पैरालिसिस, जो यूजुअली पैरालिसिस देखा जाता है वो हेड इंजरी की वजह से देखा जाता है। अब हेड इंजरी नेचुरल वे में भी हो सकती है कि मतलब आपको हुआ स्ट्रोक हुआ, आपके वेसल्स फट गए हैं ब्रेन के अंदर, हिमोटोमा हुआ है, एक तो ये हो गया। एक रोड ट्रैक्स एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग हेड इंजर्ड होते हैं। यूथ लोग, नया लड़का बाइक लेके रोड पे गिरा, सर लगा, हिमोटोमा हुआ और एक साइड पैरालिसिस हो गई। अगर पैरालिसिस होता है, वो दो कंडीशन में होगा, या तो स्पाइन में चोट लगी हुई है या तो ब्रेन में चोट लगी हुई है, या ऑटोइम्यून डिजीज टाइप की कोई दिक्कत है कि नर्व से रिलेटेड कोई इशू है। समझ रहे हैं आप बात? नर्व से रिलेटेड इशू है, ये है कॉमनली मोस्ट ऑफ केसेस में 50-60 की एज में। अब तो उससे भी पहले बहुत ज्यादा ब्रेन हेमरेज बहुत ज्यादा कॉमन, बहुत ज्यादा। दिमाग की नसें फट रही हैं, दिमाग के अंदर फ्लूइड बन रहा है। ही इसका बहुत बेसिक रीजन है, इस वजह से भी होता है। इसकी शुरुआत ऐसी होती है। प्री सिम्टम्स कई बार होता है, कई बार आते हैं, कई बार नहीं आते हैं। प्री सिम्टम्स में क्या आएगा कि आपको सर में दर्द है, हम उसको लगातार इग्नोर कर रहे हैं। कई बार तो हम इस बात की हैबिट में है कि हमें तो सर में दर्द होता ही है जी, वो तो रहता ही है। हाँ, सर में दर्द नहीं भी है, हमने गोली खा लेते हैं, हम सर के दर्द की गोली खाई, हम डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर के पास जब जा रहे हैं, जब नस फट गई, हम नहीं गिर गए, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाकर आप अलर्ट कर रहे हो खुद को कि अभी जाके कर लो। इन जनरल जैसे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में, जब ये कोरोना टाइम पीरियड आया था, तो उस टाइम पर क्योंकि एक वो हैबिट नहीं होती ना कि हर वक्त अपने आप को अंदर रखना, क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी और उस टाइम पर सब चीज लॉक्ड हो गई थी, तो उस टाइम पर इशू बहुत हुए थे। मुझे खुद बहुत ज्यादा हेडेक होता था बहुत फ्रीक्वेंटली, तो मैं वाटर इनटेक बहुत हाई करती थी, और कई बार मैं उसमें थोड़ा सा वाटर में सॉल्ट डालती थी ताकि वो चीज मुझे हेल्प आउट करती, मुझे उससे थोड़ा रिलीफ होता था। सॉल्ट अच्छी चीज होती है, ओके, आपके न्यूट्रोलाइट्स बैलेंसिंग के लिए अच्छी चीज होती है, बट ये सिर्फ उनके लिए जो बहुत कम और कभी कभी होता है। बट अगर आपको फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है और ऐसा कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज लापरवाही ना करें खुद के साथ में, प्लीज अपना पहले चेकअप कराएं, उसके बाद में कोई भी चीज का स्टेप आगे फॉरवर्ड करें। दिल की और आपके ब्लड की जांच लगातार कराते रहने चाहिए। अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हैं तो अपने रूटीन ब्लड टेस्ट, जिसमें कि HbA1c शुगर के लिए, क्योंकि इंडिया में शुगर बहुत ज़्यादा, एक तो जेनेटिक भी प्रॉब्लम है, मदर फादर को अगर दोनों को डायबिटीज़ है तो बच्चों में बड़ा कॉमन होता है कि शुगर 30 या 35 की एज से हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, हाइपरटेंसिव बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल हो रहे हैं। अच्छा, मैंने ये वाला भी नोट किया ना कि जैसे डायबिटिक इशू आप बता रहे हो, जेंट्स को बहुत कॉमन है, बट लेडीज को, जो हमारी मदर्स हैं, उनको इतना ज़्यादा कि उनकी जो डोजेस भी हैं वो कंपेयर टू जेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ और इश्यूज भी हैं उनको, क्योंकि बहुत लेडीज ऐसी हैं जो स्मोक भी नहीं कर रही हैं, उनका अल्कोहल से कोई लेना देना नहीं है, बट उनको वो डायबिटिक हो गई हैं, बट ये इशू आ रहा है उनको कि खाना पीने में इतना ज़्यादा लापरवाही नहीं करती हैं, क्योंकि बाहर का भी नहीं खाती हैं, घर पे खुद ही, कई बार कुछ तो होते हैं कि खुद ही सब कुछ बना रहे हैं। कोई मैं समझता हूँ डायबिटीज को आप दो तरीके से समझ लो, कि एक तो ये हो गया मदर्स नोट करें प्लीज, डायबिटीज क्या है कि ब्लड के अंदर शुगर का एक लेवल है, ठीक है जी, कि 80 से 120 होना चाहिए। अब ना 80 से कम कर सकते हैं, ना 120 से ज्यादा करते हैं। शुगर जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। 120 या 140 से ये ज्यादा हो रहा है, 140 से ज्यादा हो रहा है, तो हम मानेंगे कि पर्सन जो है वो डायबिटीज की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है अपनी खाने पीने की हैबिट्स और एक्सरसाइज की हैबिट्स से। तो अब आपको ये भी बोल सकते हो ये कोई डिजीज नहीं है, लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ ये होता है कि 140 से ज्यादा हुआ, HbA1c का है 10 से ज्यादा आ रहा है, जो कि यूजुअली 6 होना चाहिए, 7 से नीचे हो तो उसको मानते हैं कि पर्सन ठीक ठाक है, कंट्रोल में है। दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें कि मेटमॉर्फिन दे देते हैं और दवाइयाँ हैं, और इसके बाद में इंसुलिन पे ले लेते हैं। ये फिर बहुत हाई कि आप खाना खाओ और इंसुलिन की डोज ले लो, और ये प्रोसेस लाइफ टाइम चलता है। कई बार तो ये बच्चे में जेनेटिक भी होता है। ये दो टाइप की डायबिटीज है। डायबिटीज टाइप 1 में जो होता है वो बाय बर्थ है, कि उसके अंदर इंसुलिन एक हमारा होता है हार्मोन, वो बॉडी को उतना मिल ही नहीं रहा है।
दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, कि मतलब ये बाय बर्थ तो नहीं था लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में स्टार्ट हो गया है, जिसमें कई बार, अब इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई है, कई बार ऐसा होता है कि शुगर का भी लेवल हाई है, इंसुलिन का भी हाई है, तो वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि दोनों की सेटिंग ही खराब हो गई है, अब इंसुलिन जो है वो शुगर पे काम ही नहीं कर रही है। अच्छा, उसमें कई बार फूड को भी बड़ा कंट्रोल करते हैं, कि जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि शुगर में सबसे पहले लोग एकदम से रोकते हैं कि नहीं यार राइस नहीं खाना है, लेकिन राइस के पीछे लोगों को लॉजिक आधा नहीं पता, कि क्योंकि बस बता दिया कि राइस नहीं खाना, बट इन जनरल जो मुझे थोड़ा आइडिया है, मैं जैसे ये सब करती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें था कि राइस में खुद का जो ग्लूकोज है और जो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो मिक्स हो जाता है, इसलिए शुगर का कंटेंट हाई हो जाता है। नहीं देखिए, ये सच है। जब भी आप खाना खाएंगे, आप जैसे रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर भी शुगर है, और अपना जो ये तो कार्बोहाइड्रेट है, जो अपना प्योर कार्बोहाइड्रेट तो अपना चावल ही है। अगर आप बोइल्ड राइस खाते हैं तो जब भी आप खाना खाएंगे आपका शुगर बढ़ेगा। अब मैटर ये करता है कि शुगर बढ़ी वो कितनी देर के लिए बढ़ी, घंटे 2 घंटे में बॉडी को काम करके कंट्रोल करके उसको सबको ठिकाने लगा देना चाहिए, ग्लूकोज उसकी जगह पे पहुंचा देना चाहिए। सेल्स के अंदर शुगर बहुत जरूरी होती है, एनर्जी के लिए काम करती है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे डॉक्टर के पास गए, पहली बात तो हम डर बहुत जाते हैं, डरते बहुत ज्यादा हैं। हाँ। हमारी शुगर 35 साल के बच्चे में शुगर बढ़ी हुई आ गई है, लड़के में, ठीक है, कि आप डॉक्टर के पास गए कि बोला जी मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, एकदम से मुझे शुगर हो गई है। तो ये फोबिया। हमारे मेडिकल डॉक्टर एकदम से कि आपको ये मेडिसिन लेनी है और खाने को इस तरीके से कंट्रोल कर दो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताता हूँ आपको, उसका चावल छुटवा दिया है, रोटी आदि करा दी है, बच्चा सैलेड खा रहा, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें करनी चाहिए। जैसे दिन उसने गलती से रसगुल्ला खा लिया, उस दिन उसकी शुगर 300 हो जाएगी। वो फिर पूरी तरह से क्विट कर दी। हाँ, वो पूरी तरीके से क्विट कर दी। जैसे बॉडी के अंदर जाएगा तो ब्लड के अंदर एकदम से मूव करेगा, वो टेस्ट कराएगा, टेस्ट कराने के बाद में 300 आएगी और हवा खराब हो जाएगी, वो फिर उसमें ऑर्डर जाएगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, मींस करो, बट अपने डाइट में थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करो। और ये बहुत फोबिया नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा डाइट का 50% आप सैलेड और वेजिटेबल्स में ये कर सकते हैं। और डाइट का जो भी आप नॉर्मल डाइट लेते तो वो लो, शुगर खाओ, उसको उसकी क्वांटिटी कम कर दो। आप ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मत नहीं, खाओ, जिंदा रहना है तो वो बोलते हैं ना कि यार एक बार जिंदगी मिली है तो 2 बार क्या सोचना, तो ठीक है ये भी चलेगा वो भी चलेगा, तो सब चलता है। लेकिन वो टाइम के हिसाब से, जैसे नॉर्मली रात में ये तो हमारे यहाँ पे बहुत पहले से हमारे तो कल्चर में रहा है कि मीठा रात में मीठा नहीं, वो वाला होता है ना कि सूरज ढलने के बाद में खाना नहीं खाना। अगर अपनी जैसे जापान में बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पर लोग 6 बजे डिनर कर लेते हैं। अपने यहाँ नहीं चलने वाला, वो हर जगह नहीं चल सकता, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मेरे नॉलेज में मेरी मम्मा खुद वो अब उनका डिनर 6:30 7:30 लास्ट 7:30 हो जाता है। तो उनका इशू बहुत, मतलब मुझे उनके साथ में ऐसे कोई इशू नहीं आते, बट बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ये रूटीन नहीं है। तो अपने आप को एक हेल्दी रूटीन में रखने के लिए जरूरी है कि 7:30 डिनर करना है और उसके बाद 7:30 नहीं करना है, रात में खाना कम खाओ, सैलेड पे मतलब अगर आप काम कर सकते हैं, लाइट डाइट रखा जाएगा, जितनी लाइट डाइट रखोगे उतना बेटर रहेगा। ये जो हमारी मदर्स हैं जो मानती नहीं है कि नहीं हम ठीक हैं, हाँ हम कर लेंगे, ये उनका हमेशा चलता है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ना बहुत टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले जाती हैं। इनके लिए एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि वो कहती है इतना घर का काम कर लेते हैं, अब कौन बाहर जाके करे। ये डिफरेंस उनको क्लियर जरूर आप करें कि घर का काम करना जो होता है वो एक अलग चीज हो जाती है, खुद की बॉडी को जो एक फिट रखना होता है वो अलग चीज हो जाती है। देखिएगा, फिजिकल वर्क और फिजिकल वर्कआउट दोनों चीजें अलग अलग हैं। मदर्स प्लीज ये इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, पूरा पॉडकास्ट ये देखो, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं तो उसका मतलब आप बॉडी को स्ट्रेस कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आप बॉडी को रिवाइव कर रहे हैं। दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। आप मेहनत करिए, उसके साथ में बॉडी को रिवाइव करिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको जरूरी होता है आधे घंटे स्ट्रेचिंग करो, अपने जॉइंट्स की केयर के लिए और मसल्स की केयर के लिए, आपका स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। और अगर आपका फिजिकल वर्कआउट नहीं है तो फिर तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसमें स्ट्रेचिंग और आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, मोबिलिटी एक्सरसाइज, ये सारी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि योगा के नाम पे बड़े लोग एकदम से कहते हैं यार योगा से क्या होगा, लेकिन कुछ लोग योगा के नाम पे बहुत लेथार्जिक फील करते हैं। नहीं देखिए, उनको लगता है कि थोड़ा सा डांस वांस ही चल सकता है उनके लिए। जिसको 8-10 घंटे काम करना है, ऑफिस गोइंग लोग हैं, वो 1 घंटे योगा मैट पे नहीं बैठ सकते हैं। नहीं, स्पेशली ये मदर्स के लिए मैं इसलिए ज्यादा कंसर्न कर रही हूँ क्योंकि एक एज में यूथ फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत स्टेप फॉरवर्ड आगे कर लेगा। वो जिंदगी हो गई है पूरी 50-60 में आते हैं, लाइफ होप उनकी एक होता है ना, लाइफ लेस होने लगते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्ट लूज हो जाते हैं उनकी। एक्सरसाइज 3 तरीके से काम करती है, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग। फ्लेक्सिबल रहो, मोबाइल रहो, चलते फिरते रहो, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं,
स्ट्रेंथनिंग के लिए काम करो। सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह उठ के सारे जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग कर दो। इसका मतलब ये होता है आपकी बोन और जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे। मोबिलिटी के लिए काम करो, टहल के आओ। ओके, थोड़ा वॉक मैंडेटरी है। हाँ। करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। हाँ। आपकी मसल। और अगर स्ट्रेंथनिंग करते हो तो उससे अच्छी बात ही नहीं है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज बहुत करो। मदर्स प्लीज अपनी हेल्थ को थोड़ा सा खुद के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, खुद को प्रिकॉर्ड करने के लिए चीज़ों से थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फ हेल्प ले लो। यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता जो अभी हमारे डॉक्टर ने बताया। अच्छा, अगर आपके पास लोग आना चाहें, जैसे कि किसी को जो इश्यूज होते हैं तो उनको कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम है, लेकिन उनको ना कई बार ये नहीं पता होता कि यार किस डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। जैसे कई चीज़ों में डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टाइम रहते डायग्नोसिस हो जाना चाहिए। मैं 2-3 चीज़ों का, कंडीशंस का नाम बताऊंगा। यंग एज में होने वाली दिक्कतें, जैसे कि आपका हो गया ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें गुलियन-बेरी सिंड्रोम, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, इस तरीके की कंडीशन है कि आपको पता चलेगा कि पैर में वीकनेस आ रही है, आपकी कमर में दर्द रह रहा है, ठीक है। या एक कंडीशन है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है। अब हम बहुत सारे लोग ये समझते हैं जो टीबी जो वो लंग्स की है। ओके। कई बार टीबी जो होता है वो स्पाइन में भी होता है, कई बार पेट में भी होता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। ये नहीं पता था। नहीं। हमें कमर में दर्द रह रहा है, लगातार हम क्या करते हैं कि कमर के दर्द की दवाइयां खाना स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इस सारे प्रोसेस में हम महीना निकाल देते हैं कि यार 1 महीने से कमर में दर्द है, मैं दवाइयां खा रहा हूँ, सिकाई भी कर रहा हूँ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम कमर में दर्द किस वजह से है वो आइडेंटिफाई करना है। समय पर डायग्नोसिस होना जरूरी होता है। आप सही डॉक्टर के पास जाएं, उन्होंने पहचान लिया कि यार ये तो पोर्ट स्पाइन है, कंडीशन का नाम बोलते हैं स्पाइन की टीबी को पोर्ट स्पाइन, या स्पाइनल टीबी बोल दो, ठीक है जी, स्पाइन का टीबी है। वो आइडेंटिफाई हुआ, तुरंत मेडिकेशन स्टार्ट हुआ, आपको एटीटी पे ले लिया जाता है, एंटी ट्यूबरकुलेंट ड्रग पे, और देखते देखते चीजें सामान्य हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। इन केसेस में क्या होता है कई बार कि हमें पता जब चलता है जब चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी होती हैं, आउट ऑफ, हाँ, कि मतलब वो जो जहाँ पर हमारा कंट्रोल होना था वहां से आगे है, तो इसका क्या करना फिर? हाँ, जो टीबी है उसने आपकी स्पाइन को या वर्टिब्रा को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। अब क्या है कि 6 महीने का बेड रेस्ट हो जाएगा, या तो स्पाइन की सर्जरी करनी पड़ेगी, उसको फिक्स करना पड़ेगा। इसमें यहाँ तक भी होता है कि आप पैराप्लेजिक हो गए हैं, पूरे पैरों की ताकत आपकी चली गई है। अच्छा, यहाँ तक भी होता है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम है ऑटो इम्यून डिजीज। आपके इम्यूनिटी सिस्टम ने खुद को हार्म पहुंचा दिया, खाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पैरों में वीकनेस आई, हमने 1 दिन खींचा, 2 दिन खींचा, डॉक्टर के पास नहीं गया। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, हमें कुछ दवाइयां देकर वापस भेज दे कि 3 दिन बाद वापस आना, 3 दिन में कंडीशन बस्ट हो जाएगी। भी इशू हो रहा है, ये काफी हद तक फिर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही लोगों को ये कंफ्यूजन बहुत है। लैक ऑफ अवेयरनेस होती है इसमें, ठीक है ना, कि अब 3 दिन की दवाई ले लो और 3 दिन ये दवाइयां खा लो और उसके बाद में हमें दिखा देना, 3 दिन में कंडीशन खराब हो जाएगी। उसके असर ये होते हैं कि पैर से स्टार्ट होगा, आपके ट्रंक तक आएगा, उसके लंग्स पे भी असर हो सकते हैं, आपको सांस लेने में भी दिक्कत रहे। आप जाओगे, जितने लेट जाओगे उतने लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतना ज्यादा आप सफर करोगे, हाथों पैरों की पावर चली जाएगी। ये चीजें कंट्रोल हो जाती हैं टाइम पर डायग्नोसिस हो जाए तो। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें डायग्नोसिस करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे सामने वो है। एक होता है फेशियल पैरालिसिस, बोलते हैं बेल्स पैल्सी, चेहरा टेढ़ा हो गया, रात में सोए थे, सुबह उठे, मुंह से पानी नीचे गिर रहा है, हम कुल्ला नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो एक तरह से जैसे नमिंग हो जाती है वैसा कुछ। हाँ, अब 2 डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आपके जो आई नोज थ्रोट देखते हैं, ENT स्पेशलिस्ट, उनके पास आप जाओ, वो देखते के साथ ही बोलेंगे बेल्स पैल्सी हो गई है। इसके लिए शायद ही कभी ऐसा होगा वो किसी फर्दर टेस्ट के लिए भेजें, यहाँ तक कि CBC भी नहीं कराने का, आपके ब्लड की भी जांच नहीं कराने का। उनको पता है कि बेल्स पैल्सी हुई है, उनको ये भी पता है कि ठीक कैसे करनी है। और इस चीज में जब चीज हुई है और वो ठीक कैसे करनी है, दोनों चीजें पता है, तो हम ये भी कोशिश नहीं करेंगे फिर ज्यादा कि हुई क्यों है, भाई हुई क्यों है, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। थोड़े दिन के लिए कुछ स्टेरॉइड्स मेडिसिन होती हैं, कुछ स्टार्ट कराएंगे 2-3 हफ्ते के लिए, हमारे पास में केस भेज देंगे फिजियोथेरेपी के लिए, हम स्टिमुलेशन करेंगे, फेशियल एक्सरसाइज कराएंगे मसल्स की, 1.5 महीने में हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। 1.5 महीने, 1 महीने से 1.5 महीने निकलते निकलते मतलब 90% केस ठीक हो जाते हैं। अब इसमें एक मजे की बात बताता हूँ मैं आपको।
लोगों को पहले बता दें कि ये जो फेशियल कई बार ये पैरालाइज हो जाता है, हाफ फेशियल वो पैरालाइज होता है, तो ये बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। एकदम से ये डरना नहीं है कि यार ये क्या हो गया, अब लाइफ ठीक नहीं हो पाएगी। बहुत कम टाइम पीरियड में बहुत सही और इजी तरीके से आप इससे रिकवर कर सकते हैं। अभी डॉक्टर हमें आगे बताएंगे कि इसमें आगे कैसे हेल्प आउट करना है। ईशा जी, अगर फेशियल पैरालिसिस को आप बिल्कुल भी ट्रीट ना कराओ तो 50-60% केस में अपने आप 1.5 महीने निकलते निकलते ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक है। मतलब इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं, ये सब डिप्रेसिंग होता है। ये क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से निकलती है, फेस को सप्लाई देती है, मोटर सप्लाई देती है। 7th फेशियल नर्व है, नर्व का नाम भी फेशियल है। वो किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से किसी भी रीजन से हाँ थोड़े से टाइम के लिए खराब हुई, धीरे धीरे करके मसल्स को हमें जिंदा रखना है, चीजें कवर हो जाती हैं। बशर्ते कोई कान का ऑपरेशन या उसमें ऐसा ना हो कि नर्व कटी गई हो, तो फिर फेशियल पैरालिसिस ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका परसिस्ट करे लाइफ लॉन्ग, कि नर्व बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। एक क्लासिफाइड केस था मेरे, जब मैंने अपने मेडिकल के स्टार्टिंग के दिनों में क्लिनिक ज्वाइन किया था मेरठ में। ओके। तो वहाँ पे एक यंग लड़की आई हमारे पास, अपनी मदर को साथ लेके आई थी कि इनका चेहरा टेढ़ा हो गया जी डॉक्टर साहब, और वो पहले ही अपने एंटी डॉक्टर को दिखा चुकी थी, दवाइयाँ खा रही थी 3 दिन से। तो मुझे काम मिला, उनका एक मशीन हमारे पास में होती है स्टिमुलेटर, हम मतलब मसल्स को एक इलेक्ट्रिक करंट देके जिंदा रखते हैं। वो एक आधे घंटे का एक प्रोसेस होता है, हम रोज मसल को स्टिमुलेट करते हैं। तो मेरे सीनियर डॉक्टर ने बोला कि आप स्टिमुलेशन दो और एक्सरसाइज मैं करा दूंगा। ठीक है। तो उसकी मदर से मेरी ऐसी बात हुई कि इनका भैया चेहरा टेढ़ा हो गया, पता नहीं हमारी लड़की ठीक हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैंने समझाया कि मैंने तो 1.5 महीने में दिक्कत ठीक हो जाती है। बात करने से पता चला कि लड़की का रिश्ता किसी आर्मी पर्सन के साथ में हो गया था और उसकी 1 महीने बाद शादी थी। तो मुझसे बोली क्या 1 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी? मैं बोला 1 महीने से ज्यादा भी टाइम लग सकता है। अब लड़की होगी डिप्रेस इस बात को लेके। अब ये सामान्य ठीक होने वाली चीज थी कि उसके बीच में शादी थी। अब लड़की बहुत गलत तरीके से डिप्रेस हुई। हम क्या करते थे कि हमें लगा कि थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, तो हम उस टाइम फ्रेम में किसी दूसरे पेशेंट को कॉल नहीं करते थे कि वो लड़की आएगी। तो मुझे ये पता था कि मुझे स्टिमुलेशन देना है इसको, तो मैं उस टाइम पे बुलाऊंगा। अब एक दिन लड़की नहीं आई, दूसरे दिन लड़की नहीं आई। मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट को बोला कि जी एक बार बात करो उनसे, जरा पता करो कि लड़की क्यों नहीं आ रही है। उन्होंने फोन किया तो उसके घर से पता चला कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड? हाँ, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने, जिससे लड़की की शादी होने वाली थी, उनको पता चल गया कि लड़की को पैरालिसिस हुआ और उसका चेहरा टेढ़ा हो गया और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इस बात से लड़की डिप्रेस हुई और लड़की ने कर लिया सुसाइड। ऑडियंस आप समझ पा रहे होगे और सुन पा रहे हो ये सारी चीजें कि ये कोई इतनी डेंजर प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप अपना रिलेशन तक भी ब्रेक कर दो, और इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि रिलेशन ब्रेक हो गया तो आप अपनी लाइफ ही खत्म कर दो। हाँ, तो ये लापरवाही और ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस मैं बोल सकता हूँ, तो ये कभी नहीं करना है। कंडीशन ठीक होने वाली कंडीशन होती है, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको हार्डली 1 मंथ, उससे ज्यादा लग जाएगा, मिनिमम 3 मंथ में भी फाइन। बिल्कुल। तो अपनी लाइफ को किसी की वजह से ये स्टेप लेना गलत है कि सुसाइड कर लो, ये बहुत गलत है। हाँ, इसमें काउंसलिंग की भी जरूरत थी। हमने वैसे हम लोगों ने काउंसिल किया था उनको कि ये ठीक हो जाएगी। बीच में शादी आ रही थी तो इस वजह से शायद लड़की डिप्रेस हुई। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है और आई होप मेरी जो ऑडियंस है वो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ पा रही होगी और ये पॉडकास्ट एंजॉय भी कर पा रही होगी, क्योंकि इसमें हमने सबको टारगेट किया है, मदर्स, बच्चे, यूथ, अडल्ट, सबको। तो एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई नीड टू आस्क यू कि हाउ आई एम एज अ होस्ट, और आपको ये पॉडकास्ट में आने के बाद आपको क्या लग रहा है, कैसा लगा? ईशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने पॉडकास्ट में जोड़ने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से हमने जो भी क्वेश्चन थे आपने जो पूछे और जैसा भी बन पाया हमने उनको आंसर किया, और आशा करते हैं कि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इन्फॉर्मेटिव रहे। और ये लोगों की हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप इसमें बस अपना इन्वॉल्व दिखाएं। आप अपना कमेंट, जो भी आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ पुटअप करना है तो आप कमेंट कर दें उस चीज़ के लिए। और अगर सर आप तक पहुंचना हो लोगों को जो एनसीआर में हैं, तो आप अपना एड्रेस डिस्क्रिप्शन में छोड़ेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।